नमस्ते एवरीवन। वीडियो स्टार्ट करेंगे स्टॉक मार्केट में चल क्या रहा है और फिर आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न हैं। शार्प रेशियो और ट्रेनोर रेशियो में क्या डिफरेंस है, क्या देखना चाहिए, कैसे पता चलेगा कि कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है, या फिर टोटल रिस्क और मार्केट रिस्क क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। CWIP क्या होता है, डिफेंस और केमिकल सेक्टर्स पे व्यू क्या है, वैल्यूएशंस कैसा है, फ्यूचर में किस तरह का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये सभी कुछ कवर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। और साथ ही आप लोग का IPO रिलेटेड क्वेरी आता है ना, स्टॉक रिलेटेड क्वेरी, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। लाइक अगर कोई अच्छा IPO आपको दिख रहा है कि आ रहा है या फिर आ चुका है, तो उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में मेंशन करें। उसी तरह से कुछ स्टॉक्स मैंने बोला था ना, फंडामेंटल्स एटलीस्ट मैं थोड़ा बहुत कवर करूंगा, तो स्टॉक्स के भी नाम अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में मेंशन करें। आने वाले वीडियोस में मैं उसमें से कुछ को पिकअप करके थोड़ा बहुत फंडामेंटल कवर कर दूंगा। सो मार्केट देख लेते हैं। तो सुबह तो देखते तो मार्केट खराब था ना, दोपहर भी ज़्यादातर देखते तो मार्केट बहुत खराब था, लग रहा था कि और ज़्यादा खराब हो सकता है, लेकिन क्लोजर आते आते थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट तो आया है पहले के मुकाबले। यहाँ पे देखिए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। और सेक्टर थीम देखेंगे तो बैंक और डिफेंस में थोड़ा परफॉर्मेंस आया है, लेकिन नीचे तो परफॉर्मेंस बहुत खराब है। IT, कंज्यूमर ड्यूरेबल, FMCG, कंजम्पशन, और उसके नीचे भी देखेंगे तो ज़्यादातर परफॉर्मेंस आपको अच्छा नहीं लगेगा। बाहर देख लेते हैं क्या चल रहा है। US मार्केट देखिए, परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं है। यूरोपियन मार्केट्स देखिए, यहाँ भी मोस्टली जर्मनी के मार्केट में थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस ऑफकोर्स दिख रहा है, बाकी कहीं भी परफॉर्मेंस नहीं है। एशियन मार्केट्स देखें तो यहाँ भी जापान का मार्केट अगर छोड़ दिया जाए तो कोई खास परफॉर्मेंस यहाँ भी देखने को नहीं मिल रहा है। क्रूड ऑयल देख लेते हैं तो क्रूड ऑयल वही 88, 89, 90 इसी के रेंज में चल रहा है। फिलहाल तो 88 आ गया, थोड़ा बहुत गिरा है। $88 पर बैरल ब्रेंट क्रूड का प्राइस है। तो देखिए अभी मार्केट में चल के आ रहा है, तो मार्केट मैंने पिछले कई डेली बेसिस पे ही हम लोग ऑलमोस्ट डिस्कस करते हैं ना कि मार्केट में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। कल भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया। तो देखिए ये जो ईरान और US का प्रॉब्लम है, मोस्टली उसी का प्रॉब्लम देखने को मिला, क्योंकि सिर्फ इंडियन मार्केट्स नहीं, बाहर भी देखे ना, क्योंकि बाहर अच्छा खासा उधर परफॉर्मेंस आ रहा था, बाहर भी इधर परफॉर्मेंस आना बंद हो गया और इंडियन मार्केट में तो परफॉर्मेंस डाउन है ही है। तो ओवरऑल इसका शॉर्ट टर्म अगर बोले तो इसका और असर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि अब क्या होगा। ज़्यादातर चांसेस यही था कि भाई US पीछे हट जाएगा, क्योंकि ईरान तो पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो US ही पीछे हट जाएगा। लेकिन यहाँ पर रिस्क ये है कि अगर US पीछे नहीं हटा, क्योंकि US के पास रिसोर्सेज तो है ना, तो अगर वो चाहे तो कुछ बड़ा कर सकता है। लेकिन मोस्टली उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, डेमोक्रेसी है, इलेक्शन आने वाला है, तो चाहकर भी वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है। तो लेट्स सी, यही डर है मार्केट में क्या होगा। प्लस के साथ साथ US में इन्फ्लेशन का नंबर्स आने वाला है, आजकल मैं डिस्कस करूंगा। अगर वो बढ़कर आता है तो अगेन प्रॉब्लम आएगा, चैलेंज आएगा फेड रिजर्व के सामने। ऑल्दो इस बार जो जॉब डेटा आया है वीक आया है, तो इसीलिए इमीडिएटली अब इंटरेस्ट रेट हाइक के चांसेस कम हो गए हैं पहले के मुकाबले। लेकिन देखते हैं इन्फ्लेशन का फिगर कैसा आता है, उसके बाद इस पर कमेंट करना सही होगा। तो कल मैं उस पर कमेंट करूंगा अपने एंड से। तो देखिए ये मैंने पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार बोल रहा हूँ कि ये भी चलेगा, कुछ दिन ऐसा हमें झेलना होगा। अगर आप पढ़े रहो, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, तो इस तरह का अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है कि मार्केट काफ़ी समय से नीचे है, तो आइडियली हमें खुश होना चाहिए। वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडेड हम थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तब तो उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है ना। तो उसमें कहीं कोई निगेटिविटी नहीं है। हमेशा बार बार मैं बोलता हूँ, याद रखें, ठीक है 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल रिटर्न नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आपका इकोनॉमी का ठीक ठाक हालात है और कंपनीज का परफॉर्मेंस आ रहा है, फ्यूचर में उम्मीद है कि ठीक रहेगा, तो वहाँ पे स्टॉक मार्केट को रिटर्न देना ही है। क्योंकि वैल्यूएशन भी ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा है इंडियन मार्केट्स का, तो उसको देकर वो टाइम करेक्शन हुआ ना 2 साल का, तो उसको देखकर बिल्कुल लगता है। लेकिन हाँ, एग्जैक्टली बता पाना कि कब से आएगा कब आएगा वो संभव नहीं, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, हिस्ट्री अगर आप देखें तो जो कुछ मैंने डिस्कस किया मोस्टली वो आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। बस टाइमिंग का प्रॉब्लम है कि भाई एग्जैक्टली कब वो होगा। तो यहाँ पे बेस्ट यही है कि भाई हम सेटअप करके बैठे रहें आराम से, जैसा कि मैं अपने साथ करता हूँ ना, आराम से अपना इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ हूँ, थोड़ा बहुत पैसा आता है, इन्वेस्ट करता रहता हूँ। देखिए मेरे हाथ में जो है वो मैं कर सकता हूँ ना, बाकी मेरे हाथ में नहीं है। कब ऊपर जाएगा कब नीचे, ये मेरे हाथ में नहीं। मेरे हाथ में जो है मैंने करके छोड़ दिया। अब स्टॉक मार्केट देखते हैं कि कब वो ऊपर जाता है और कब हमारे रिटर्न्स और बढ़कर आते हैं। सो नाउ आपके प्रश्नों का जवाब दे देता हूँ। शार्प रेशियो एंड ट्रेनोर रेशियो, देखिए दोनों ही
रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को मेजर करने में हमारी मदद करता है। लेकिन दोनों में जो रिस्क का डेफिनेशन है ना वो अलग अलग है, बाकी ज़्यादातर चीज़ सेम ही है, सिर्फ रिस्क का डेफिनेशन अलग है, जो कि मैं आपको भी समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले जान लें टोटल रिस्क क्या होता है। तो जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो उसमें जो ओवरऑल रिस्क है उसी को टोटल रिस्क बोलते हैं। टोटल रिस्क का मतलब हुआ सिस्टमैटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो यहाँ पे जो टोटल रिस्क होता है उसको हम कैसे मेजर करते हैं, उसको हम स्टैंडर्ड डिविएशन से मेजर करते हैं। सिस्टमैटिक रिस्क का क्या मतलब हुआ, देखो वैसा रिस्क जो कि पूरे मार्केट पे ही उसका असर पड़ेगा, पूरे इकोनॉमी पे उसका असर पड़ेगा, कितना भी आप डाइवर्सिफाई कर ले आप बच नहीं सकते उस रिस्क को, उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क या मार्केट रिस्क। अब जैसे पूरा मार्केट ही क्रैश कर जाए, अच्छा है खराब है डजेंट मैटर, वो गिरेगा ही। इंटरेस्ट रेट चेंजेस अगर होने लगे पूरे इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा, इन्फ्लेशन ज़्यादा अप डाउन होने लगे सब पे फर्क पड़ेगा, रिसेशन जैसा कुछ कंडीशन आने लगे सब पे फर्क पड़ेगा, जियोपॉलिटिकल कोई बड़ा इवेंट हो जाए सब पे फर्क पड़ेगा। तो ये सब होता है मार्केट रिस्क। आप कुछ भी कर लें इससे आप बच नहीं सकते कितना भी डाइवर्सिफाई कर लें। दूसरा होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। यहाँ पे कंपनी और सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क होता है, एक बहुत लिमिटेड रिस्क है ना। अब मान लीजिए किसी कंपनी का मैनेजमेंट खराब है, कंपनी का डेट ज़्यादा हो रहा है, प्रोडक्ट लॉन्च किया फेलियर हो गया, इस तरह रेगुलेटरी इश्यूज हो सकता है सेक्टर स्पेसिफिक, या सेक्टर का ना डाउन टर्न चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये सब, तो यहाँ पे अगर आप डाइवर्सिफाई करेंगे ना तो इस रिस्क को काफ़ी हद तक हटा सकते हैं। तब बहुत सारी कंपनीज में आपने इन्वेस्टमेंट किया, एक करेंगे तब ना पता चला आपने ना 10-20 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया, डाइवर्सिफाई हो गया, अलग अलग सेक्टर्स में पैसा रख दिया, डाइवर्सिफाई कर गया। तो जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है उसको आप अच्छी तरह से अगर डाइवर्सिफाई कर ले तो उससे आप पीछा छुड़ा सकते हैं, लेकिन सिस्टमैटिक रिस्क या मार्केट रिस्क से आप पीछा नहीं छुड़ा सकते, वो हमेशा रहेगा। सो नाउ जान लेते हैं शार्प रेशियो। शार्प रेशियो ऑफ कोर्स रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, जैसा कि मैंने बताया आपको, उससे कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला सबसे पहले जान लेते हैं, उसके बाद और मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फॉर्मूला है कि भाई जो भी, मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया, तो उस म्यूचुअल फंड स्कीम का रिटर्न कितना आया है, म्यूचुअल फंड स्कीम का रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। रिस्क फ्री रिटर्न क्या हुआ, तो वैसा रिटर्न जहां की रिस्क ऑलमोस्ट नील है, जीरो रिस्क कहीं नहीं होता, हमेशा ध्यान में रखें, ऑलमोस्ट नील। तो ऑलमोस्ट नील रिस्क कहां पे होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज। तो सबसे कम रिस्क अगर बोला जाए तो होगा 91 डे ट्रेजरी बिल्स, दैट इज टी बिल, क्योंकि सबसे छोटा है ना वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, सबसे कम रिस्क होता है वहां पे। लेकिन हाँ, मेच्योरिटी के अनुसार आप इसको चेंज कर सकते हैं कि भाई किस तरह का मेच्योरिटी है, उसके आधार पर आपको देखना पड़ेगा। उसी तरह 10 ईयर जी से उसको भी स्टैंडर्ड माना जाता है, रिस्क फ्री माना जाता है। लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा रिस्क फ्री अगर बोला जाए तो 91 डे टी बिल होगा। तो जब भी आप कहीं भी देख रहे हैं ना स्टैंडर्ड डिविएशन, तो वहाँ पे वो बताया रहेगा कि भाई हमने रिस्क फ्री रेट क्या लिया है, तो उसको आप देख सकते हैं, उससे आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। मान लीजिए हमने 91 डे टी बिल लिया रिस्क फ्री रेट के हिसाब से और 6% है, मान लीजिए रफली अभी, और म्यूचुअल फंड स्कीम जो आपका है उसने 12% का रिटर्न जनरेट किया ना, एनुअलाइज रिटर्न, और वोलेटिलिटी दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन मान लीजिए 10%। तो शार्प रेशियो कितना आएगा, तो आपका म्यूचुअल फंड का रिटर्न है 12%, रिस्क फ्री रिटर्न है 6%, तो 12% माइनस 6% डिवाइडेड 10%, इसको आप डिवाइड करेंगे 10% स्टैंडर्ड डिविएशन से, तो आया 0.6। तो यहाँ इसका 0.6 का मतलब क्या हुआ कि जिस भी स्कीम में आपने इन्वेस्ट किया है उस स्कीम ने 0.6 यूनिट्स एक्सेस रिटर्न जनरेट किया है पर यूनिट ऑफ रिस्क टेकन। जितना रिस्क लिया है उसके मुकाबले कितना रिटर्न जनरेट किया। ऑफ कोर्स ये जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा। एक और एग्जांपल, मान लीजिए आपके म्यूचुअल फंड स्कीम ने 15% का रिटर्न जनरेट किया है, रिस्क फ्री रेट 7% है, स्टैंडर्ड डिविएशन 12% है, तो 15 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 12, तो 0.67 आएगा। देखिए शार्प रेशियो अगर 1 या उससे ज़्यादा है ना तो बहुत अच्छा माना जाएगा, 2 से ऊपर भी कहीं कहीं होता है वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये बेसिक आप ध्यान रखें, जितना ज़्यादा उतना अच्छा हो, लेकिन अगर 1 से ज़्यादा है ना तो बहुत अच्छा, 2 से ऊपर है तब तो एक्सीलेंट माना जाएगा कि भाई इसका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ज़्यादा है। जब भी शार्प रेशियो चेक करें ना तो हमेशा ध्यान में रखें कि भाई उसने कैलकुलेट कैसे किया है, थोड़ा सा इसका आइडिया आपको होना चाहिए। रिस्क फ्री क्या रेट क्या लिया है, जो शार्प रेशियो है वो किस पीरियड का है, 1 ईयर का है, 3 ईयर, 5 ईयर, किस पीरियड का है और किस मेथड से इसको कैलकुलेट किया गया है, रिस्क फ्री रेट क्या, ये सब थोड़ा सा अगर आपको आइडिया हो तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको होगी। तो 1-2 बार सिर्फ चेक कर लें, एक बार आपने चेक कर लिया आप समझ जाएंगे, बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखें कि जब भी आप शार्प रेशियो चेक कर रहे हैं ना
तो हमेशा देखें कि भाई जिस होराइजन का है ना उसी होराइजन का चेक करें। जैसे 1 ईयर का शार्प रेशियो और 5 ईयर का शार्प रेशियो आप कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों बिल्कुल अलग है ना। और प्लस जिस भी स्कीम का कंपेयर कर रहे हैं ना तो एक ही कैटेगरी के स्कीम्स का कंपेयर करें, अलग अलग नहीं। ये नहीं कि स्मॉल कैप और मिड कैप का कंपेयर करने लगे हैं या फ्लैक्सी कैप मल्टी कैप का कंपेयर, जी नहीं। लार्ज कैप का कंपेयर तो लार्ज कैप के स्कीम, मिड कैप तो मिड कैप के स्कीम्स का, स्मॉल कैप तो स्मॉल कैप के स्कीम, आपस में सिर्फ कंपेयर करें किस पीरियड के लिए है, सेम पीरियड के लिए कंपेयर करें। ट्रेनो रेशियो क्या होता है, तो ये भी आपको बताता है कि भाई आपने रिटर्न जो जनरेट किया है उसके लिए कितना रिस्क लिया है, ठीक है। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जैसा शार्प रेशियो है उसी तरह से, सिर्फ यहाँ पे एक डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, पोर्टफोलियो रिटर्न, मतलब म्यूचुअल फंड स्कीम का अगर आप बात करें तो म्यूचुअल फंड स्कीम ने कितना रिटर्न जनरेट किया है, रिस्क फ्री रिटर्न। यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है शार्प रेशियो जैसा, लेकिन जब यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे ना तो स्टैंडर्ड डिविएशन से आप डिवाइड नहीं करेंगे, यहाँ आप डिवाइड करेंगे सिस्टमैटिक रिस्क दैट इज मार्केट रिस्क से। तो यही डिफरेंस है, वहां पे आप टोटल रिस्क से डिवाइड करते हैं और यहाँ पे सिर्फ आप सिस्टमैटिक रिस्क या मार्केट रिस्क से डिवाइड करते हैं। तो टोटल रिस्क में तो ऑफ कोर्स आपको दोनों रिस्क आ जाता है, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ मार्केट रिस्क ले रहे हैं। तो आइडियली ट्रेनो रेशियो आपको उस तरह के पोर्टफोलियोज में चेक करना चाहिए जो कि अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि पहले ही आपने अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई कर दिया तो जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है वो तो काफी हद तक खत्म हो गया है ना, सिर्फ वहां पे आपको सिस्टमैटिक या मार्केट रिस्क चेक करना है। तो ये ध्यान रखें। यहाँ भी कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है ना, जैसे म्यूचुअल फंड स्कीम का अगर देखें एग्जांपल, अगर 15% का रिटर्न आया है, रिस्क फ्री रिटर्न मान लीजिए 7% का है, और जो मार्केट रिस्क है जिसे हम बीटा से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो बीटा मान लीजिए 1.2 है तो ट्रेनो इतना हो जाएगा 6.67 के आसपास हो जाएगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन ये जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। तो ये तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। नाउ CWIP क्या होता है, तो CWIP मेरा अंडरस्टैंडिंग, मैं शायद यही सोच रहा हूँ कि आप बोलना चाह रहे हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अगर यही है तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। CWIP का मतलब ये हुआ कि कंपनी मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट या एसेट में खर्च कर रहा है ना, ठीक है, लेकिन वो प्रोजेक्ट अभी पूरा हुआ नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कोई फैक्ट्री बना रहा है, 1000 करोड़ का फैक्ट्री बनाना है, 300 करोड़ खर्च कर दिया, अभी 700 करोड़ और खर्च करना है, पूरा बना नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत बना है, तो इसी को बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। तो यही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं कि कोई, लेकिन बैलेंस शीट में ये आपको आएगा वर्क इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पे देखना ये है कि अगर CWIP बढ़ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे ये पॉजिटिव होगा तब, जबकि जो भी आप कैपेसिटी नया सेटअप कर रहे हैं ना उससे आपका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, उससे रेवेन्यू बढ़ेगा, उससे आपका अर्निंग ग्रोथ बढ़ेगा। तो ये सब अगर उससे हो रहा है ना कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ऑफकोर्स उसे पॉजिटिव माना जाएगा। लेकिन उसी तरह से अगर आपका CWIP बढ़ रहा है लेकिन जो प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया है वो डिले हो जा रहा है, बन नहीं रहा है ना, या फिर उससे अच्छा खासा आप रिटर्न जनरेट नहीं कर पाएंगे ना, यहाँ पे होता है ना कैपिटल एलोकेशन आप सही से नहीं कर रहे हैं, तो वो निगेटिव भी होगा। तो देखना होगा कि भाई वो जो पैसा खर्च किया जा रहा है, जो कुछ भी किया जा रहा है, उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, उससे कंपनी को कितना फायदा होगा। अगर ज़्यादा फायदा मिल सकता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वो निगेटिव में जाएगा। नाउ जान लेते हैं डिफेंस सेक्टर के बारे में। तो देखिए डिफेंस सेक्टर मैंने कई बार बताया है कि अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो यहाँ पे बुले सुना, मुझे लगता है कि यहाँ से अच्छा खासा परफॉर्मेंस ऑलरेडी आ चुका है, काफ़ी अच्छा खासा, लेकिन और भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आ सकता है लॉन्ग टर्म। ये अच्छा खासा स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है डिफेंस। यहाँ पे क्यों ऐसा है, क्योंकि देखिए एक तो जो डिफेंस का स्पेंडिंग है लगातार बढ़ रहा है, आने वाले कई सालों तक लगातार बढ़ता रहेगा। आप देख रहे हैं प्रॉब्लम्स इंडिया के सामने ना, चाइना बैठा हुआ है, पाकिस्तान बैठा हुआ है, बांग्लादेश भी अब बैठ गया है आकर, और उसके बाद दूर से भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो इंडिया, ये सब देखकर बिल्कुल लगता है कि इंडिया में जो डिफेंस का स्पेंडिंग होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, आने वाले सालों में शायद और बढ़ जाए। और उसके अलावा मेक इन इंडिया चल रहा है, भाई सरकार की तरफ से कोशिश किया जा रहा है कि जो भी प्रोजेक्ट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन कंपनीज़ को दिया जाए, प्लस इंडियन कंपनीज एक्सपोर्ट भी करने लगी हैं और धीरे धीरे एक्सपोर्ट्स हमारा बढ़ रहा है। और कंपनीज का ऑर्डर पाइपलाइन भी देखेंगे तो बहुत लार्ज है, जो कि लगता है कि कई सालों तक ऐसा चलता रहेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है, वैल्यूएशंस का हमेशा ध्यान में रखना है। तो ऑफ कोर्स अभी भी देखेंगे तो काफ़ी सारी कंपनीज का वैल्यूएशन आपको यहाँ पे ज़्यादा लगेगा। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि अगर वैल्यूएशन ज़्यादा है तो जो भी ग्रोथ फ्यूचर में आएगा उसको ऑलरेडी प्राइसिंग किया जा चुका है। उसके बाद यहाँ पे एक और रिस्क क्या होता है, खासकर PSU कंपनीज में ना, ऑर्डर जो भी मिलता है उसे सही से एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते हैं, उसमें डिले हो जाता है, मार्जिन प्रेशर का डर रहता है। और ज़्यादातर यहाँ पे गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं तो उसका भी रिस्क है भाई कि गवर्नमेंट ऑर्डर्स में थोड़ा अप डाउन हुआ तो वो प्रॉब्लम आ जाएगा।
और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग क्या होता है ना, डिफेंस में प्रॉफिट बुकिंग बहुत होता है, बहुत तेजी से ऊपर जाएगा और उसके बाद फिर से धड़ाम से गिर जाएगा, उसके बाद फिर से ऊपर जाएगा, फिर ये सब बहुत होता है। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि सही बात है कि बहुत अच्छा सेक्टर है, कई सालों तक लग रहा है परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, लेकिन आपका एंट्री पॉइंट आपको सही से सेलेक्ट करना होगा ना। बहुत ज़्यादा ऊपर है उस समय इन्वेस्ट करने का मतलब नहीं, आपने इन्वेस्ट किया पूरा गिर जाएगा, डर कर आप भाग जाएंगे बेच के, आपको लॉस हो जाएगा। तो ट्राई ये करना चाहिए कि जब थोड़ा गिरे तब यहाँ पे एंट्री ले, तब आपको थोड़ा फायदा मिलेगा। तो ये ध्यान में रखें। अच्छा है लेकिन वैल्यूएशन का ध्यान नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम में आएंगे, क्योंकि ऊपर जाके बहुत तेजी से गिरता भी है, कई बार ऐसा हो चुका है। तो अगर आपने सही से एंट्री लिया, और प्लस कंपनीज को भी अच्छी तरह देखें भाई, बहुत सारी कंपनीज हैं यहाँ, वैल्यूएशन देखें, फंडामेंटल्स देखें कि कैसा परफॉर्मेंस है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम से ही ऊपर जा रहा है, कुछ भी है ही नहीं उसमें। और जो भी प्रोजेक्ट मिल रहा है टाइमली एग्जीक्यूट करता है कि नहीं वो कंपनी, कितना भी नाम हो अगर टाइम पे काम ही नहीं कर रहा तो उसका क्या फ़ायदा, ये सब चीज़ें देख लें, ठीक है। क्योंकि अच्छा है सेक्टर, इसका ये मतलब नहीं कि सारा कंपनीज हमेशा अच्छा करता रहेगा, जी नहीं, सेक्टर अच्छा है, बिल्कुल सही बात है, सबको फ़ायदा भी मिलेगा, लेकिन उसमें से जो अच्छी कंपनीज हैं वो ज़्यादा तेज़ी से आगे जाएंगी और ओवरऑल अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करेंगे। तो ये ध्यान, सिलेक्शन आपको ध्यान से रखना पड़ेगा। प्लस जब ज़्यादा गिरे तभी, नहीं तो बहुत ऊपर जाकर इन्वेस्ट करने का मतलब नहीं बनता, उस मामले में बहुत ज़्यादा रिस्की है ये। केमिकल सेक्टर, ऑफ कोर्स मैं यहाँ भी पॉजिटिव हूँ। इनफैक्ट कुछ महीनों पहले से मैं इस पे बोल रहा हूँ ना कि ये अब काफ़ी पहले तो बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं आया उधर था। कोविड के समय बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया था केमिकल सेक्टर में, बहुत अच्छा। केमिकल सेक्टर, मेटल सेक्टर, उस समय इतना ज़्यादा रिटर्न आया था ना कि कुछ म्यूचुअल फंड कंपनीज ने पूरा यहाँ इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर लिया था ज़्यादातर, ठीक है। तो वही फिर से मतलब बीच में बिल्कुल कुछ सालों तक बिल्कुल गायब हो गया, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पे पॉजिटिविटी दिख रहा है। लेकिन अगेन यहाँ पे आपको बहुत सेलेक्टिव होना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि चाइनीज़ ओवर सप्लाई और एग्रेसिव जो प्राइसिंग है उसके कारण प्रॉब्लम आता है, क्योंकि चाइना बहुत आगे है इसमें केमिकल्स में। उसके बाद जो एग्रोकेमिकल डिमांड था हमारा वीक हो गया था, इन्वेंट्रीज बहुत बढ़ गए थे, एक्सपोर्ट मार्जिन पे प्रेशर आ गया, इसलिए कुछ सालों तक बिल्कुल डाउन एंड आउट रहा। लेकिन फिर से पिछले कुछ महीनों से देखें तो यहाँ भी वापसी हुआ है और इसका भी प्रोस्पेक्ट अब अच्छा लग रहा है। देखिए चाइना +1 कई बार हम लोग डिस्कस करते हैं, यहाँ पे वो बिल्कुल सही फिट बैठता है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि चाइना में जो केमिकल कंपनीज हैं उनका कैपेसिटी जो है बहुत ज़्यादा है, और जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उस पर काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो कंट्रीज़ भी एक और ऑप्शन चाहती हैं चाइना के अलावा। चाइना से लेंगे ठीक बात है, लेकिन एक और ऑप्शन अगर मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि चाइना पे आप पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो ऑप्शन के रूप पे इंडिया को देखा जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म में ये हमारा काफ़ी मदद कर सकता है। और प्लस इंडिया में भी तो अब अच्छा खासा, मतलब इंडिया भी तेज़ी से ग्रो कर रहा है ना, तो केमिकल का डिमांड इंडिया में बहुत ज़्यादा है और धीरे धीरे और बढ़ेगा। और बहुत सारे सेक्टर्स में इसका यूज़ होता है, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर, सेमीकंडक्टर, बहुत जगह यूज़ है, काफ़ी यूज़ है। तो इंडिया में भी अच्छा खासा यूजेस होगा और बाहर तो यूजेस है ही है। तो एक तो इंडिया में हम बेचें और बाहर एक्सपोर्ट भी अच्छा खासा कर सकते हैं। और चाइना पहले के मुकाबले थोड़ा बहुत यहाँ पे पीछे हटा है, क्योंकि केमिकल्स में कई जगह आप देखेंगे ना कि पॉल्यूशन का भी प्रॉब्लम आता है। तो चाइना इंटेंशनली थोड़ा बहुत कहीं कहीं स्लो डाउन हुआ है इसमें, तो उसका भी एडवांटेज हमें मिल सकता है। लेकिन हाँ, कंपनीज जब चेक करने जाएँ तो देख लें कि उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है कि नहीं, मार्जिन्स कैसा है, पहले के मुकाबले इंप्रूव हो रहा है कि नहीं, आरओसी पहले के मुकाबले इंप्रूव हो रहा है कि नहीं, डेट ज़्यादा ना हो, अगर है तो धीरे धीरे घटना चाहिए, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं कि नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स वैल्यूएशंस। बिना वैल्यूएशन देखें कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने का मतलब नहीं बनता है। हमेशा ध्यान में रखें, मैंने बताया है मेटल्स बहुत रिस्की होता है, बहुत ज़्यादा सिक्लिकल होता है, और उसके बाद केमिकल भी बहुत ज़्यादा रिस्की है। एज अ सेक्टर अगर देखें तो यहाँ भी अगर बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, थोड़ी बहुत समझ है तभी जाएं, नहीं तो नहीं जाना चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाइप जरूर करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।